नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं ग्रेट निकोबार द्वीप की उस विशाल $9 बिलियन की मेगापोर्ट परियोजना के बारे में, जिसने आजकल रणनीतिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक बहुत ही तीखी बहस छेड़ दी है। एक तरफ है आधुनिक विकास की हमारी महत्वाकांक्षा, तो दूसरी तरफ है एक बेहद नाजुक और अछूता इकोसिस्टम। सच कहूं तो ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की कहानी नहीं है, बल्कि ये भविष्य के विकास मॉडल पर उठने वाले कुछ सबसे गंभीर सवालों का केंद्र बन चुकी है। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। इस पूरे मुद्दे को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझने के लिए हम इन 5 अहम हिस्सों पर नजर डालेंगे। पहला, मल्टी बिलियन डॉलर का विजन। दूसरा, अभूतपूर्व जनसंख्या वृद्धि। तीसरा, इसकी पारिस्थितिक कीमत। चौथा, स्वदेशी सहमति का विवाद। और पांचवा, चल रही कानूनी लड़ाई। भाग 1, मल्टी बिलियन डॉलर का विजन। शुरुआत करते हैं इस चौंका देने वाले आंकड़े से, 81,000 करोड़ रुपए। जी हां, ये भारी भरकम बजट इस समग्र विकास यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट योजना का आधार है, जिसे पहली बार 2021 में लॉन्च किया गया था। जाहिर है ये कोई मामूली निवेश नहीं है। अंडमान सागर में स्थित एक सुदूर द्वीप की पूरी तस्वीर बदलने के लिए ये एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत झोंकी जा रही है। अब ये प्रोजेक्ट सिर्फ कोई एक बिल्डिंग या बंदरगाह बनाने तक सीमित नहीं है। इसमें बहुत ही महत्वाकांक्षी तरीके से 4 बड़ी चीजों को एक साथ जोड़ा गया है। एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक बिल्कुल नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक गैस और थर्मल पावर कॉम्प्लेक्स और लाखों लोगों को बसाने के लिए एक बहुत बड़ी नई आवासीय टाउनशिप, मतलब पूरा का पूरा एक नया शहर। तो मुख्य बात यह है कि इस भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर का अल्टीमेट गोल क्या है। इसका लक्ष्य इस शांत और सुदूर द्वीप को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक बेहद रणनीतिक, जियोपॉलिटिकल और आर्थिक पावर हाउस में बदलना है। सरकार के नजरिए से देखा जाए तो भारत की समुद्री ताकत और व्यापारिक क्षमता को कई गुना बढ़ाने के लिए ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। भाग 2, अभूतपूर्व जनसंख्या वृद्धि। अब जरा डेमोग्राफिक बदलाव यानी जनसंख्या में होने वाले इस भारी उलटफेर को देखिए। फिलहाल इस द्वीप की आबादी सिर्फ 8,000 से थोड़ी ही ज्यादा है, लेकिन जब यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो यहां लगभग 6.5 लाख यानी 6.5 लाख लोगों के बसने का अनुमान है। दोनों आंकड़ों के बीच का यह फासला सचमुच हैरान कर देने वाला है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक सुदूर द्वीप पर जनसंख्या में 80 गुना वृद्धि है, 80 टाइम्स। यही वजह है कि याचिकाकर्ता और पर्यावरणविद ये तर्क दे रहे हैं कि इतनी बड़ी आबादी के अचानक आ जाने से द्वीप के सीमित संसाधनों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा और लंबी अवधि में यहां जीवन और प्रकृति का संतुलन गंभीर रूप से खतरे में पड़ सकता है। भाग 3, पारिस्थितिक कीमत। एक आंकड़ा जो इस पूरे मुद्दे में तुरंत ध्यान खींचता है वो है 9.6 लाख। इस नई मेगा सिटी को बसाने के लिए द्वीप पर लगभग 9,60,000 पेड़ों को काटने का प्रस्ताव रखा गया है। ये नंबर ही अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि विकास के लिए प्राकृतिक संपदा का किस स्तर पर इस्तेमाल होने वाला है। बड़े पैमाने पर होने वाली ये वनों की कटाई लगभग 130 वर्ग किलोमीटर के अछूते प्राथमिक जंगलों को साफ कर देगी। इसका सीधा असर यहाँ के बेहद संवेदनशील इकोसिस्टम पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए गलाथिया बे के आसपास जहां कंस्ट्रक्शन होना है, वहां की प्राचीन प्रवाल भित्तियां यानी कोरल रीफ्स और कई दुर्लभ वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास सीधे तौर पर नष्ट होने के कगार पर आ जाएंगे। और बात सिर्फ जंगलों की नहीं है। ये द्वीप विशालकाय लेदरबैक कछुए के लिए पूरे हिंद महासागर में सबसे प्रमुख नेस्टिंग साइट यानी घोंसला बनाने का स्थान है। ये समुद्री जीव सदियों से प्रजनन के लिए इन्हीं तटों पर आते रहे हैं। इस मेगापोर्ट के निर्माण से इनके अस्तित्व पर एक गहरा संकट मंडराने लगा है, जिसने पर्यावरणविदों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। भाग 4, स्वदेशी सहमति विवाद। अब वहां के मूल निवासी यानी स्वदेशी समूहों पर इसका क्या असर होगा, इसे सही ढंग से समझने के लिए हमें पहले उस आंकड़े को दोबारा याद करना होगा। 6.5 लाख, वो भारी भरकम आबादी जो बाहर से आकर इस नई टाउनशिप में बसने वाली है। अब उस 6.5 लाख के विशाल आंकड़े की तुलना शोम्पेन जनजाति के इस बेहद नाजुक स्थिति से करते हैं। इस द्वीप पर रहने वाली इस मूल जनजाति में अब 300 से भी कम लोग बचे हैं। जरा सोचिए, बाहर से आने वाली लाखों की आबादी के सामने सिर्फ 300 लोगों का ये छोटा सा समूह डेमोग्राफिक रूप से पूरी तरह विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रहा है। शोम्पेन जनजाति को आधिकारिक तौर पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह या पीवीटीजी का दर्जा प्राप्त है।
यह उन्हें पृथ्वी पर सबसे अलग थलग रहने वाले और सबसे संवेदनशील समुदायों में से एक बनाता है, जिनका बाहरी दुनिया से संपर्क न के बराबर है। यहाँ पर दोनों पक्षों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और गहरी असहमति दिखाई देती है। एक तरफ सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखते हुए कहती है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत स्वदेशी अधिकारों की रक्षा के लिए उचित और कैलिब्रेटेड सुरक्षा उपाय किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ता बड़े पैमाने पर विस्थापन की चेतावनी दे रहे हैं। और तो और निकोबारी जनजातीय परिषद का ये गंभीर आरोप भी है कि 2025-26 में इस परियोजना के लिए जो सामुदायिक सहमति ली गई थी, उसे फर्जी तरीके से प्रमाणित किया गया था। भाग 5, चल रही कानूनी लड़ाई। चलिए हाल के घटनाक्रम को एक टाइमलाइन से समझते हैं। अक्टूबर 2025 में 70 से अधिक प्रमुख विशेषज्ञों ने एक खुले पत्र के जरिए इस प्रोजेक्ट का कड़ा विरोध किया। फिर फरवरी 2026 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने पर्यावरण मंजूरी में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। ट्रिब्यूनल के इस फैसले ने काफी हलचल मचाई और इसके तुरंत बाद एक बहुत बड़ा सार्वजनिक याचिका अभियान शुरू हो गया। और जनता के इस विरोध का पैमाना देखिए, ये सच में विशाल है। 20 मई 2026 तक change.org पर चलाए गए इस अभियान ने आधिकारिक रूप से 2,09,500 सत्यापित हस्ताक्षरों का आंकड़ा पार कर लिया। ये संख्या साफ दर्शाती है कि आम लोगों के बीच इस मुद्दे को लेकर कितनी गहरी चिंता है। ये पूरी याचिका, जिसे सेव अर्थ स्टैंड फॉर चेंज पहल के तहत आयोजित किया गया है, भारत के सर्वोच्च अधिकारियों से सीधे मांग करती है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पर्यावरण मंत्रालय और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से ये सख्त अपील की गई है कि वो द्वीप पर प्रस्तावित आवासीय टाउनशिप और होटल परियोजनाओं की योजनाओं को तुरंत वापस ले लें। हालांकि एनजीटी से इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन ये कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आज भी कलकत्ता उच्च न्यायालय में इसे लेकर सक्रिय रूप से सुनवाई चल रही है। पर्यावरणवेद और नागरिक समूह लगातार इस परियोजना को कानूनी चुनौती दे रहे हैं। इस सबके बीच सरकार और ट्रिब्यूनल का रुख बिल्कुल साफ है। उनका मजबूती से मानना है कि इस परियोजना का सामरिक और रणनीतिक महत्व इतना ज्यादा है कि ये विकास के इस कदम को पूरी तरह जायज ठहराता है। उनका तर्क है कि अगर तय किए गए पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू किया जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक लाभ के लिए ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ना ही चाहिए। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत तक आते आते यह मूल संघर्ष अभी भी अनसुलझा ही रह जाता है और हम सबके सामने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की असली कीमत को लेकर एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। क्या राष्ट्रीय स्तर का एक विशाल रणनीतिक मेगापोर्ट एक बेहद अलग थलग और कमजोर जनजाति तथा पृथ्वी की सबसे अछूती जैव विविधताओं के साथ सुरक्षित रूप से सह अस्तित्व में रह सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले समय में विकास और पर्यावरण दोनों का भविष्य तय